उत्तर प्रदेश के रामपुर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा शहर है टांडा। यहाँ रहने वाले हैं शहजाद वहाब, जो एक व्यापारी हैं। 19 मई की सुबह शहजाद चैन की नींद सो ही रहे थे कि तभी उन्हें अपने दरवाजे पे एक दस्तक सुनाई दी। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और इससे पहले वो कुछ समझ पाते उन्हें अरेस्ट करके एक जीप में ले जाया गया। कस्टडी में शहजाद को पता चला कि उन पे इल्जाम लगा है इलीगली इंडिया से पाकिस्तान कॉस्मेटिक्स, कपड़े और इसी तरीके की चीजें भेजने का। लेकिन दोस्तों, ये पूरा सच नहीं है। अथॉरिटीज ने हफ्तों तक शहजाद के ऊपर नजर रखी और इंटेलिजेंस कलेक्ट किया। ऑफिशियल्स के मुताबिक शहजाद बिजनेस ट्रांजैक्शन के नाम पे पाकिस्तानी हैंडलर्स के लिए पैसे हवाला करा करता था। पुलिस ने यह भी रिवील किया कि शहजाद ने आईएसआई एजेंट्स को इंडिया के सिम कार्ड्स प्रोवाइड किए थे, जिसको यूज करके वो आसानी से इंडिया में जासूसी तक कर रहे थे। ये भी बताया जा रहा था कि शहजाद ने रामपुर और यूपी के दूसरे पार्ट से लोगों को रिक्रूट किया था और उन्हें स्मगलिंग या एम्प्लॉयमेंट के बहाने पाकिस्तान भी भेजा था। शहजाद का असली मकसद आईएसआई ऑपरेशंस को सपोर्ट करना था, लेकिन ये सिर्फ इंडिया में एक केस नहीं है। शहजाद को अरेस्ट करने के 2 दिन पहले हरियाणा की एक यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को भी अरेस्ट किया गया। इसके बाद ज्योति मल्होत्रा का नाम इंडियन मीडिया में हर तरफ चर्चा में आने लगा। ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान के लिए स्पाई करने के आरोप में आईपीसी 121A के अंदर अरेस्ट किया गया था। लेकिन ये बात सिर्फ शहजाद या ज्योति तक सीमित नहीं है। इसी दौरान 6 और लोग हरियाणा और पंजाब में से अरेस्ट किए गए इसी सेम चार्ज के अकॉर्डिंग। तो सवाल ये उठता है कि क्यों कुछ इंडियंस ऐसे पाकिस्तानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के जाल में फंस जाते हैं? क्या ये सिर्फ हेट्रेड है इंडिया के खिलाफ, या फिर किसी रिलीजन को लेके, या फिर किसी मैनिपुलेशन टेक्निक का असर? और इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल, आईएसआई जैसे ऑर्गेनाइजेशंस कैसे हमारे इंडियन यूथ को, इंडिया के लोगों को अपने जाल में फंसा लेते हैं, और कैसे हम सब मिलकर इन खतरनाक स्कीम से अपने देश को बचा सकते हैं? तो चलिए समझते हैं व्हाई द रिक्रूटमेंट ऑफ इंडियंस बाय पाकिस्तान इज टू हाई। दोस्तों, एलईटी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस जब भी कोई मिशन को प्लान करते हैं तो इसे बड़ी बारीकी से प्लान, रिक्रूट और एग्जीक्यूट किया जाता है। प्रोसेस होती है, टीम्स होती है और डिविजन्स भी होते हैं, मानो किसी इंटेलिजेंस एजेंसी की तरह। दूसरी तरफ जहां रॉ, आईएसआई, सीआईए के मिशंस के ऊपर मूवीज तक बनती है, एलईटी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस की फंक्शनिंग के ऊपर शायद ही किसी ने बात की है। दोस्तों, आज की वीडियो का एम ही यही है कि आपको समझा पाएं कि ज्योति जैसे लोग एलईटी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा कैसे बन जाते हैं, कैसे उन्हें ऐसे ब्रेन वॉश किया जाता है कि वो अपनों को ही मारने पे उतावले हो जाते हैं। लेकिन ये समझने के लिए आपको कहानी को शुरू से समझना होगा, तब से जब एलईटी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस एक टेरर अटैक, एक टेररिस्ट लीडर को असाइन करते हैं। जब भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस फंडिंग अरेंज कर पाती है, उसे डाइवर्ट कर दिया जाता है एक टेररिस्ट लीडर के थ्रू, ताकि मिशन को फंड किया जा सके। टेररिस्ट लीडर का काम होता है ऑपरेशंस को ओवरसी करना। एक बार फंड्स अरेंज हो जाते हैं, प्लानिंग होती है और ऑपरेशन डिसाइड होता है, फिर यही टेररिस्ट लीडर इन फंड्स को यूज करता है रिसोर्सेज के लिए। पहले वो ये पता करता है कि इन्हें मिशन के लिए किस तरीके की रिसोर्सेज लगेंगी, जैसे आर्मरी, ज्योग्राफिकल इंटेलिजेंस, ट्रांसपोर्ट, शेल्टर और ह्यूमन कैंडिडेट्स भी। एलईटी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं जो सारे रिसोर्सेज को अलग अलग करके मैनेज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक डिपार्टमेंट होता है ट्रांसपोर्ट के लिए, एक डिपार्टमेंट होता है स्पेसिफिकली शेल्टर के लिए, और ऐसी अलग अलग टीम्स। मोस्टली सारा काम स्पेशल टीम्स को डाइवर्ट कर दिया जाता है, लेकिन एक ऐसी चीज होती है जो टेररिस्ट लीडर पर्सनली खुद हैंडल करता है और रिक्रूट करता है, ह्यूमन कैंडिडेट्स। हर मिशन के अकॉर्डिंग टेररिस्ट लीडर को स्पेसिफिक टाइप के कैंडिडेट्स की जरूरत पड़ती है। कई बार कुछ पाकिस्तानियों की जरूरत पड़ती है जो इन पे वो पूरा भरोसा कर पाए, लेकिन कई बार कुछ इंडियंस की भी जरूरत पड़ती है जिन्हें अटैक की जो लोकेशन है, वहां के जो हाइडिंग पॉइंट्स है, वहां की जो जगह है, एकदम अच्छे से बाय हार्ट पता हो। इनफैक्ट एलईटी के पास इंडियन कैंडिडेट्स को अक्वायर करने के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, और इसी प्रोसेस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, वो भी एकदम डिटेल में। इंडियंस को रिक्रूट करने के लिए सबसे पहले टेररिस्ट लीडर अपनी रिक्वायरमेंट्स इंडिया में बैठे एक लोकल हैंडलर को भेजता है। इंडिया में एलईटी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस अपने मल्टीपल लोकल हैंडलर्स रखते हैं। लगभग 15 से 16 तो एक ऑर्गेनाइजेशन के पक्के से होते हैं। ये लोकल हैंडलर्स ऐसे लोग होते हैं जो उसी एरिया में पले बड़े होते हैं, इनफैक्ट जिनकी उस एरिया में काफी चलती भी है। ये लोकल हैंडलर्स इन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हायरिंग, फंडिंग, सब चीजों में काम करते हैं और इनके लिए इंडिया के लिंक होते हैं। अपने ट्रस्टेड लोकल हैंडलर को टेररिस्ट लीडर कैंडिडेट डिटेल्स भेजने के लिए एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग सर्विसेज का इस्तेमाल करता है। ये कोई बहुत अलग ऐप्स नहीं है, सिग्नल जैसे ऐप्स होते हैं जो शायद आपने भी यूज किए होंगे।
ये लोकल हैंडलर जब इंडिया में बैठ के रिक्वायरमेंट्स की लिस्ट चेक करता है तब उसे क्लियर आइडिया आ जाता है कि इस मिशन को अंजाम देने के लिए एग्जैक्टली उसे किस तरीके के ह्यूमन कैंडिडेट्स की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि उन्हें एक अर्ली 20s का गनमैन चाहिए जो अच्छे से शूट कर सके, या फिर कोई यूथ चाहिए हो जो बॉम्ब असेंबल करना जानता हो ताकि जो पाकिस्तान से इंडिया बॉम्ब आ रहा है वो असेंबल हो पाए, या फिर कोई ऐसा यूथ जो पाकिस्तान भेज के ट्रेन किया जा सके। एक बार ये रिक्वायरमेंट्स एकदम क्लियर हो जाती है, लोकल हैंडलर्स इस प्रोफाइल के कैंडिडेट को ढूंढना शुरू कर देता है। सबसे पहले इन कैंडिडेट्स को ढूंढने के लिए लोकल नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है। हैंडलर्स इस काम के लिए अपने अंडर के कुछ एसेट्स का इस्तेमाल करते हैं। एसेट्स आम लोगों की तरह ही होते हैं, आम लोगों में घुल मिलकर रहते हैं, लेकिन यूजफुल रिसोर्सेज होते हैं हैंडलर्स के लिए। ये एसेट्स कैंडिडेट्स को ढूंढने और हैंडलर तक लाने का काम करते हैं। लेकिन अब आप पूछोगे कि ये लोग आइडियल कैंडिडेट्स को ढूंढते कैसे हैं? उनको कैसे पता चलता है कि किसी के अंदर एक टेररिस्ट छुपा बैठा है? एक्चुअली कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और इसके लिए भी ये लोग एक प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। मिशन के लिए आइडियल कैंडिडेट्स ढूंढने के लिए ये एसेट्स 3 क्वालिटीज पे फोकस करते हैं। पहला, ऐसे लोगों की तलाश करो जो किसी पर्सनल या इकोनॉमिक लॉस से गुजर रहे हो, जैसे मोहल्ले का कोई इंसान जिसने अपना घर या किसी अपने को खो दिया हो, दंगों के कारण किसी की दुकान जल गई हो, या फिर कोई इकोनॉमिकली स्ट्रगल कर रहा हो। दूसरा, टैलेंटेड यंग इंसान को टारगेट करो, क्योंकि इनकी जो आइडियोलॉजीज होती है, जो यंग लोगों की आइडियोलॉजीज होती है, वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई होती है। ये लोग कॉलेज में अक्सर आकर अपना खुद का पर्पस ढूंढते हैं और स्टूडेंट पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर लेते हैं। इसी के कारण इनको ब्रेन वॉश करना स्पेशली सीनियर्स के थ्रू बहुत ज्यादा इजी हो जाता है और इनका शार्प माइंड मिशन के लिए बहुत ज्यादा काम आता है। इनफैक्ट हमने पास्ट में भी कुछ एग्जांपल्स देखे हैं, जैसे शौकत अहमद भट्ट, जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कश्मीर यूनिवर्सिटी से करी है, लेकिन आगे चल के इन्होंने टेररिस्ट ग्रुप तहरीक उल मुजाहिदीन को ज्वाइन किया। इनफैक्ट कॉलेजेस एक बढ़िया जगह होती है ऐसे टैलेंटेड यंग लोगों को ढूंढने के लिए। इसीलिए हैंडलर्स इन एसेट्स को जो कैंडिडेट ढूंढकर लाएंगे उनको कॉलेजेस जैसे जगहों पर डिप्लॉय कर देते हैं। ये एसेट्स आम स्टूडेंट्स बनकर स्टूडेंट्स के बीच में ही रहते हैं, पर ये अपने टारगेट की तलाश जारी रखते हैं। फाइनली तीसरा और आखिरी जो क्राइटेरिया होता है वो ये है कि ऐसे इंसान की तलाश करो जो अपने रिलीजन की तरफ काफी कट्टर विचारधारा रखता हो, जैसे ऐसे कोई इंसान जिसका पर्सनल लॉस इंडियन आर्मी से आया हो, जिसके कारण इंडिया को ब्लेम करना बहुत इजी हो जाए या फिर भड़काना आसान हो जाए। एसेट्स इन तीनों चीजों को यूज करके ऑफन एक अच्छा कैंडिडेट ढूंढना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, आगे की स्टोरी की कैसे ये एसेट्स एक स्टूडेंट को भड़का के टेररिस्ट बनाते हैं, ये समझने के लिए हमें इन कैरेक्टर्स को नाम देना पड़ेगा। मान लेते हैं कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इस केस में है एलईटी, और साथ में जो टेररिस्ट लीडर है जो पाकिस्तान में बैठ के सब कुछ कंट्रोल कर रहा है उसका नाम है जमाल। जमाल के लिए लोकल हैंडलर का काम करता है शबीर, और उसके नीचे जिन दो एसेट्स को जिम्मेदारी दी गई है इस कैंडिडेट को ढूंढने के लिए, उनका नाम है आफ्ताब और जुनैद। आफ्ताब और जुनैद दोनों ही 20 साल के स्टूडेंट्स हैं जो कश्मीर यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाई करते हैं। इनका कैंपस है हजरत बल और ये लोग यहाँ पे बी फार्मेसी की पढ़ाई कर रहे हैं। ये वैसे तो स्टूडेंट्स हैं लेकिन काम करते हैं एसेट्स का इनके लोकल हैंडलर के लिए। शबीर एक दिन जुनैद और आफ्ताब को किसी दावत में मिलकर इस कैंडिडेट के बारे में सब बताता है और बताता है कि एग्जैक्टली किसको रिक्रूट करना है, और इसी के बाद जुनैद और आफ्ताब अपना काम शुरू कर देते हैं एज एसेट्स। ये शुरू करते हैं अपने लोकल नेटवर्क से। इनकी नजर पहले से 3-4 स्टूडेंट्स पे थी जो ये काफी समय से देख रहे थे। कुछ कॉलेज से थे तो कुछ मोहल्ले से। वो दोनों ही ऐसे लोगों को ढूंढने लग जाते हैं जो उनकी 3 कैटेगरीज में फिट बैठते हो। हमने इस कैटेगरीज के बारे में पहले भी ऊपर बात की है। यही करते करते ऐसे ही जब एक दिन ये कॉलेज के फर्स्ट ईयर्स की बैकग्राउंड हिस्ट्री चेक कर रहे होते हैं तो उनकी नजर पड़ती है समीर नाम के एक स्टूडेंट पर। देखने में समीर काफी स्मार्ट लग रहा होता है। कॉलेज रिकॉर्ड में एकेडमिक अचीवमेंट्स भी होते हैं और अवार्ड्स भी। फीस सेक्शन में ये भी पता चलता है कि समीर फीस में कुछ डिले कर रहा है, मतलब हो सकता है कि समीर को कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो। बस यही सारी डिटेल्स देखकर आफ्ताब और जुनैद समीर का एड्रेस और बाकी की डिटेल्स नोट कर लेते हैं एकेडमिक रिकॉर्ड से। जब आफ्ताब बाद में समीर के मोहल्ले में पूछताछ करता है तो पता चलता है कि समीर के पिता की दुकान 2014 के भयानक कश्मीर फ्लड्स में तबाह हो गई थी। उसके बाद ये भी पता चलता है कि उन्हें आर्मी से या फिर इंडियन गवर्नमेंट से कोई भी रिलीफ नहीं मिला। तब से उनका परिवार स्ट्रगल ही कर रहा है। ये देखकर आफ्ताब और जुनैद समीर से दोस्ती करने का प्लान बनाते हैं। अगले ही हफ्ते दोनों समीर से जाके कॉलेज में मिलते हैं और बातचीत शुरू करते हैं। फिर जुनैद और आफ्ताब बारी बारी से समीर से कोई ना कोई चीज पर बातचीत करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे इन्हीं बातों के कारण, अक्सर कैंटीन में मिलने के कारण दोस्ती होना शुरू हो जाती है। जुनैद और आफ्ताब को पता चलता है कि समीर पढ़ाई में काफी ब्रिलियंट है और उतना ही नहीं बहुत भोला भी है। दिन में 3 बार नमाज भी पढ़ता है और लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है अपने पिता की तरह। इनफैक्ट कुछ बातचीत हुई तो पता चला कि समीर का कोई उतना अच्छा दोस्त भी नहीं है।
इसलिए समीर अपनी सारी बातें जुनैद और आफताब के साथ शेयर करने लग जाता है। एक दिन ऐसे ही बात करते करते समीर ने बताया कि कैसे जब वो सिर्फ 11 साल का था तब उसके फादर की डेथ हो गई थी और कैसे उनकी दुकान पूरी तरीके से तबाह हो गई थी। इसी वजह से समीर और उसकी माँ दोनों बेघर हो गए थे और कैसे समीर की माँ ने लोन लेकर समीर को कॉलेज में एडमिशन दिलाया है। कुछ दिनों की जान पहचान के बाद आफताब और जुनैद को लगा कि समीर एक आइडियल कैंडिडेट हो सकता है। समीर ने पास्ट में अपना बहुत कुछ खोया भी है। समीर यंग और स्मार्ट है और अभी भी इकोनॉमिकली स्ट्रगल कर रहा है। इसको देखते हुए जुनैद ने समीर को कहा कि वो किसी को जानता है जो समीर को स्कॉलरशिप दिलाने में मदद कर सकता है। समीर को अपनी काबिलियत पे पूरा भरोसा था। उसे ये भी लगने लगा कि वो स्कॉलरशिप तो 100% डिजर्व करता है। इसीलिए समीर जुनैद और आफताब के साथ 2 दिन बाद शबीर नाम के एक इंसान के घर जाता है। शबीर और कोई नहीं बल्कि हैंडलर ही होता है जिसने जुनैद और आफताब को समीर जैसे लड़के को ढूंढने का काम दिया था। वहां पहुंचने पर जुनैद शबीर की पहचान कराता है समीर से, जबकि जुनैद और आफताब ने समीर के बारे में पहले ही शबीर को सब कुछ बता दिया था। समीर अपनी पूरी कहानी सुनाने लग जाता है। वो अपने घर के स्ट्रगल्स के बारे में बताता है, उसके हार्डवर्क के बारे में बताता है और अपने ग्रेड्स और परसेंटेज भी मेंशन करता है और ये भी अच्छे से बताता है कि उसे स्कॉलरशिप कैसे मदद कर सकती है और क्यों उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सुनने के बाद शबीर उसे बताता है कि कौम के लोगों की मदद करने के लिए उसने एक ट्रस्ट शुरू किया है और उसी ट्रस्ट से समीर को एक स्कॉलरशिप दी जाएगी। इतना ही नहीं, ये भी दिलासा देता है कि समीर अच्छे से पढ़ता रहेगा तो उसको लोन चुकाने में भी मदद मिलेगी। ये सुन के समीर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। शबीर को इतने अच्छे से ना जानने के बाद भी शबीर उसकी आंखों में एक इंस्पिरेशन बन जाता है। ऐसे ही एक दिन शबीर अपने घर पे अपने जन्मदिन की एक छोटी सी पार्टी रखता है। इसी पार्टी में समीर और उसके दोनों एसेट्स जुनैद और आफताब को भी इनविटेशन भेजा जाता है और साथ ही साथ बताया जाता है कि इस पार्टी में काफी सारे बड़े लोग भी आने वाले हैं। फिर आता है शबीर के पार्टी का दिन, जब तीनों दोस्त वहां शाम 7 बजे पहुंच जाते हैं। पार्टी बड़ी ही आलीशान होती है। खाना पीना, डेकोरेशन, सब कुछ का इंतजाम होता है और ऐसे पैमाने पे होता है कि तीनों ने सोचा ही नहीं होगा। समीर ने ऐसी पार्टी कभी नहीं देखी थी। इसके बाद शबीर समीर से कहता है कि वो उसे किसी से मिलाना चाहता है और फिर पार्टी में आए एक हट्टे कट्टे ऊंची कद काठी वाले इंसान के पास लेके जाता है। समीर, इनसे मिलो, ये है हैदर साहब। इनका होलसेल कपड़ों का बिजनेस है। कश्मीर से लेके कराची तक इन्हीं के कपड़े पहने जाते हैं और हर रिटेलर इन्हीं के कपड़े खरीदता है। हैदर समीर को कहता है कि शबीर ने तुम्हारे बारे में पहले ही बहुत कुछ बताया है और ये कहकर हैदर समीर के स्कॉलरशिप, पढ़ाई और धर्म की तरफ डेडिकेशन की तारीफ भी करने लग जाता है। ये सब सुन के समीर बहुत खुश होने लग जाता है। लेकिन दोस्तों, समीर को ये अभी पता ही नहीं है कि ये जो हैदर उसे दिखाया जा रहा है वो सिर्फ एक कपड़ों का रिटेलर नहीं है। हैदर असलियत में इंडिया से पाकिस्तान सिर्फ कपड़े ही नहीं बल्कि वेपनरी, RDX ये सब स्मगल करता है। इतना ही नहीं, किसी इंसान को अगर इंडिया से पाकिस्तान जाना हो या फिर पाकिस्तान से इंडिया भेजना हो उसका भी काम करता है। LET के जितने भी मिशन है उनमें हैदर हमेशा एक अहम कड़ी रहता है। लेकिन ये बात अभी समीर को बिल्कुल भी नहीं पता है। शबीर समीर को बताता है कि हैदर उसकी कहानी सुन के और उसकी पढ़ाई से इम्प्रेस होके उसकी माँ का लोन चुकाने में मदद करना चाहता है। ये सुन के समीर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उसे लगता है कि उसकी मेहनत के कारण भगवान उसके साथ अब अच्छा कर रहे हैं। जितना उनके साथ बुरा हुआ है अब उतना ही अच्छा होगा। लेकिन उसे ये नहीं पता कि इसी दावत के बाद, ये लोन लेने के बाद समीर भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन गया है। इसके अलावा लोन चुकाने के कारण हैदर भी अब समीर की नजरों में एक इंस्पिरेशन की तरह झलकने लगा है। इसके बाद दूसरे ही दिन शबीर समीर को घर पे बुलाता है हैदर से मिलने के लिए ताकि लोन के बारे में बातचीत हो पाए। लोन की बातें चल ही रही होती है कि बीच में हैदर समीर को अपने कौम के बारे में बताता है। वो उसे बताता है कि हमारी कौम ने कितने जुल्म सहे हैं और दिखाता है कि कैसे उनकी कौम ने इंडिया के वजह से पास्ट में कितना ज्यादा सफर किया है। इतना ही नहीं, वो उसे कराची के किस्से सुनाता है कि उस पार उनके लिए एक जन्नत की तरह है और वॉयलेंस, जेनोसाइड, इन सब की वीडियोस दिखाता है जो उनके साथ इंडिया में हो रहा है। ये सब सुन के और ये सारी वीडियोस देख के समीर भी अपनी माँ के बारे में सोचने लग जाता है। वो याद करता है उस समय को जब उसकी पापा की डेथ हो गई थी और उसके बाद उसकी माँ की और उसकी किसी ने मदद भी नहीं की। हैदर उन्हें बताता है कि देखो कैसे इन्होंने आर्टिकल 370 हटा दिया है। हमारी पहचान, हमारा खुद का हक, सब कुछ छीन लिया है। साफ दिख रहा है कि ये सब एक बड़ी साजिश है हमारी कम्युनिटी को, हमारी कौम को दबाने के लिए और हमारी आवाज को खामोश करने के लिए। जैसे जैसे हैदर ये सब बोल रहा होता है, समीर बैठकर कोने में ध्यान से सुन रहा होता है। ये सब सुन के शबीर कहता है कि पहले भी हमारे साथ जुल्म होते ही गया है। हर जंग के बाद हमारी जमीन, हमारा पावर कम होते गया है। वो ये भी कहता है कि अब तो खुलेआम दिख रहा है कि ये सरकार सिर्फ अपनी ताकत दिखाना चाहती है, हमारी आजादी और पहचान मिटाना चाहती है। कोने में बैठकर ये सब समीर सुन ही रहा होता है कि तभी हैदर अपने हाथ को समीर की तरफ पॉइंट करता है
और पूरी कन्विक्शन से कहता है कि देखो कैसे इस देश ने इस लड़के के पिता को छीन लिया। 2014 के भयानक फ्लड्स में जब पूरा शहर पानी में डूब गया था, तभी इंडियन आर्मी और सरकारी एजेंसीज ने रेस्क्यू और रिलीफ का बस ड्रामा किया। आर्मी ने पहले अपने लोगों को, फिर नेताओं को और फिर आगे जाके टूरिस्ट को बचाया, और हमारे लोगों को जो यहाँ पे फंसे हुए थे, जो यहाँ पे रहते हैं, उनको मरने के लिए ऐसे ही छोड़ दिया। ये सब सुनकर समीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसकी आंखों में पहले से ही नमी थी ये सब सुनकर, लेकिन अब मन में गुस्सा भी पनपने लग जाता है। इसके बाद हैदर आगे बोलने लग जाता है। वो कहता है कि ये सब दिखाता है कि उनके लिए हमारी कौम सिर्फ एक नंबर है, इंसान नहीं। ये सब सुन के जितने भी लोग उस कमरे में होते हैं वो सब एकजुट हो जाते हैं। फिर शबीर कहता है, सही कहा हैदर साहब, अब तो बस एक ही रास्ता बचा है, अपने हक के लिए खुद खड़े हो जाओ, वरना ये लोग हमारी जिंदगी, हमारा कौम सब कुछ बर्बाद कर देंगे। उसके बाद जब समीर घर वापस जा रहा था, उसके दिमाग में बार बार वही नाइंसाफी की कहानी आ रही थी। जो उसने देखा सुना वो सब उसके मन में बार बार रिपीट हो रहा था। इसके बाद कुछ दिनों तक समीर बहुत ज्यादा बिजी रहा और इसलिए शबीर से मिल तो नहीं पाया, लेकिन शबीर ने पहले ही एक ग्रुप बना दिया था टेलीग्राम पे, जिसमें हैदर, समीर और बाकी दोनों एसिड्स ज्वाइन थे। इसी ग्रुप पे शबीर और हैदर दोनों समीर के दिमाग से खेलने और उसको मैनिपुलेट करने के लिए दंगों की, स्लॉटरिंग की फेक वीडियोस भेजने लगे, ताकि समीर भी देख पाए कि कैसे इस देश के लोग उनकी कौम को तबाह कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा पहला पार्ट खत्म होता है, लेकिन असली इंटरेस्टिंग स्टोरी अभी शुरू होने की ही है। अभी आपने देखा कि समीर जैसा सीधा साधा लड़का कैसे टेररिस्ट के बीच घुलने मिलने लग गया है, कैसे स्टेप बाय स्टेप उसके दिमाग में जहर घोला गया है, कैसे उसे भड़काया गया, क्या इमोशनल बातें हुई, क्या पट्टी पढ़ाई गई, कैसे उसके मन में नफरत के बीज बो दिए गए। लेकिन दोस्तों, ये तो कुछ भी नहीं है। आगे आप समझने वाले हो कि असली मैनिपुलेशन किसे कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट में रिवील होगा कैसे समीर जैसे नादान बच्चे को हैदर जैसे शातिर और एक्सपीरियंस लीडर्स पाकिस्तान जाने पे मजबूर कर देते हैं। क्या साइकोलॉजिकल ट्रिक्स यूज करते हैं ये लोग, कैसे इनोसेंट इमोशंस को भी वेपन्स बना दिया जाता है, कैसे उसे कन्विंसिंगली बताया जाता है कि एक सुखी और मीनिंगफुल जीवन के लिए उसके पास इसके अलावा कोई और चारा ही नहीं है, और कैसे सिर्फ यही एक तरीका है अपनी कौम के लिए कुछ भी करने का। इसके बाद अगले पार्ट में शुरू होंगी असली जर्नी। क्या सीक्रेट रूट्स होते हैं, फॉलो किए जाते हैं यहाँ से उस पार जाने के लिए, किस तरीके के बॉर्डर्स को क्रॉस किया जाता है, एग्जैक्टली टेररिस्ट ट्रेनिंग होती कैसे है। ट्रस्ट मी गाइस, आगे जो होने वाला है वो आपको बिल्कुल क्लियर इंसाइट देगा पाकिस्तानी टेररिस्ट रिक्रूटमेंट के सोफिस्टिकेटेड मेथड्स के बारे में, कैसे ये लोग सिस्टमैटिकली काम करते हैं, कैसे प्लानिंग होती है और वापस इंडिया कैसे आया जाता है, आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। इसलिए दोस्तों, समझने के लिए कि कैसे हमारा यूथ टारगेट किया जाता है, कैसे उन्हें ब्रेन वॉश किया जाता है, पक्के से नेक्स्ट वीडियो को मिस मत करना। इसके अलावा पक्के से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप समीर की कहानी का पार्ट 2 भी देख पाओ। बेल आइकन भी दबा देना नोटिफिकेशंस के लिए, और अगर आज का एपिसोड आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो पक्के से लाइक और शेयर कर देना।